सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीटेट और अदर स्टेट टेस्ट जो आपके होते हैं उसके हम पेपर 1 ईवीएस जिसे हम पर्यावरण अध्ययन भी कहते हैं, इस पर्यावरण अध्ययन के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा फ्रेंड्स। और आज हम फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम दिसंबर 2019 का जो आपका एग्जाम था सीटेट पेपर फर्स्ट जो आपका दिसंबर 2019 का था, इन्हीं क्वेश्चंस की आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे और ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। फ्रेंड्स, आपका जो पर्यावरण अध्ययन का सेक्शन है इसके हम रेगुलर क्लासेस करेंगे और प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। पहले हम आपके जो प्री एग्जाम्स हैं उन सब के क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम थ्योरी वीडियोस भी बना देंगे। तो आइए आज हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि फ्रेंड्स दिसंबर 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आपके 60 के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है। ये 2019 दिसंबर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सीटेट में, ठीक है। और आपका ये ईवीएस सेक्शन है, पर्यावरण अध्ययन हम कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी जो कि गुजरात में है उससे नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली, यानी कि आपकी 7:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे वो नागरकोइल यानी केरल पहुंच गई। तो वो व्यक्ति बैठा कब था? देखिए 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा था, ठीक है। तो यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी आपकी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? देखिए औसत चाल बतानी है कि इस ट्रेन की जो इस यात्रा में ट्रेन थी उसकी औसत चाल क्या थी, वो हमें बतानी है। फ्रेंड्स, औसत चाल का फॉर्मूला क्या रहेगा वो आप लोगों को पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, जो औसत चाल होती है उसका हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? देखिए इसकी एवरेज रहेगी हमारी औसत चाल हमारी रहेगी कुल दूरी कितनी है हमारी? 2120 किलोमीटर, 2120 किलोमीटर हमारी ये दूरी हो गई। और फिर उसके बाद समय दे दिया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स औसत चाल का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या रहता है कि पहले हम दूरी को ऊपर लिख देंगे और नीचे हम लिख देंगे जितना हमारा समय है, जितने हावर्स हमारे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच जो ये टाइम दिया गया है आपके यहाँ पर 40 हावर्स बन जाते हैं। तो इसके डिवाइड में हम 40 हावर कर देंगे, ठीक है। तो हमारी देखना यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी, 4 5 जा 20 और यहाँ पर 1 बच गया और ये 2 तो 3 हो जाएगा, 4 3 जा 12। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 53 आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगी, 53 किलोमीटर पर हावर हमारा आंसर हो जाएगा कि जो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी वो हमारी 53 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस देखिए आप, 1 नंबर पर है सुनीता विलियम्स, 2 नंबर पर है आपकी बछेंद्री पाल, 3rd नंबर ऑप्शन है हमारी सूर्यमणि, 4th नंबर पर है कर्णम मल्लेश्वरी। फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी इंटरनेशनल लेवल पर फेमस भारतीय वेट लिफ्टर हैं। फ्रेंड्स, ये जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये 2000 का जो सिडनी का ओलंपिक था उसमें 69 kg 69 किलोग्राम जो वर्ग था इसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी रही है। और इनको 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 1995 में अर्जुन पुरस्कार और 1999 में पद्म श्री पुरस्कार भी मिला था। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगी, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो फ्रेंड्स हमें क्या बताना है यहाँ पर? देखिए एक ग्रुप का नाम बताना है जो कि जड़ों का, रूट्स का है, ठीक है, जिसमें रूट्स हैं ओनली, उस ग्रुप का हमें नाम बताना है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है आपकी चुकंदर, आलू, अदरक। ऑप्शन सेकंड है गाजर, हल्दी, अदरक। ऑप्शन थर्ड है आपकी शकरकंदी, मूली और हल्दी।
और ऑप्शन 4 है आपकी गाजर, चुकंदर और मूली। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, गाजर, चुकंदर और मूली। ये तीनों ही जड़ों का एक ग्रुप है। और फ्रेंड्स जड़ हम किसे कहते हैं? पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है। तो इन तीनों का ही वह भाग भूमि के अंदर पाया जाता है, इसलिए हमारी ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हमारी आबू धाबी में, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान के रेगिस्तानों में, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो रेगिस्तानी ओक है, जिसे हम डिजर्ट ओक भी कहते हैं, इसकी एक प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। फ्रेंड्स इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल संकीर्ण सुई नुमा होती हैं, सुई के जैसे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अकेसिया, कोरिएशिया, ठीक है, ये इस तरह की प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है, इसके विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पर दे दी गई है, इनमें से हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सही कथन हमको बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए है हमारी, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी। और बी ऑप्शन में कहा गया है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये कीट भक्षी पौधा है और यह घड़े नुमा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो हमारी ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक बनती है। और थर्ड ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि कीड़े मकोड़ों की बजाय ये मेंढक आदि को भी फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सही कथन हमको बताना है, तो हमारी यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगी, क्योंकि हमारी ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, ए और बी, तो इसलिए हमारी ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, निपेंथिस जो भारत के मेघालय राज्य, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसे हम ट्रॉपिकल पीचर यानी एक कीट भक्षी पौधे के रूप में भी जानते हैं, जो कि एक आकर्षक रंग एवं सुगंध के माध्यम से कीट, मेंढक और छोटे जानवरों को आकर्षित करके उनका शिकार करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो निपेंथिस का पौधा है, इसको हम शिकार करने वाला पौधा कहते हैं और यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो हमें क्या बताना है यहाँ पर? देखिए, महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, दांडी यात्रा। फ्रेंड्स आपको पता होगा गांधी जी की दांडी यात्रा बहुत ही फेमस यात्रा रही है उनकी। तो ये दांडी भारत के कौन से राज्य में स्थित है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, 1 है आपका आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये साउथ की स्टेट है, यहाँ पर तो गांधी जी ने ये यात्रा की ही नहीं, इसलिए हमारी ये रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स दांडी ना महाराष्ट्र से संबंधित है, ना आंध्र प्रदेश से, ना कर्नाटक से, इसका संबंध है गुजरात से। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। दांडी का संबंध है गुजरात से और भारत के गुजरात राज्य में ही ये दांडी स्थित है। फ्रेंड्स ये यात्रा, दांडी यात्रा कब की थी गांधी जी ने? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक उन्होंने अपने 80 अनुयायियों के साथ 240 मील की ये दूरी तय करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था और उसी को दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? ब्रिटिश शासन के द्वारा लगाए गए नमक कर, जो उन्होंने साल्ट पर कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, उसके विरोध में उन्होंने दांडी मार्च की थी और इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। हमारी ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च ज्वर, तेज बुखार
के साथ कंपकपी, जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, एक आपकी मियादी बुखार, सेकंड ऑप्शन है मलेरिया, थर्ड ऑप्शन है चिकनगुनिया और फोर्थ ऑप्शन है डेंगू। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। मलेरिया बुखार के ये लक्षण होते हैं तेज बुखार के साथ कपकपी होना और जिसमें कि सिंकोना पेड़ की छाल का भी यूज किया जाता है। ये आपकी मलेरिया के बुखार के लिए होते हैं। इसमें मलेरिया के प्रतिरोधी तत्व पाए जाते हैं। फ्रेंड्स सिंकोना की छाल को 1630 में पहली बार एक यूरोपीय को इस मलेरिया बुखार में दिया गया था। जो ये सिंकोना की छाल होती है, इसमें मलेरिया के प्रतिरोधी तत्व पाए जाते हैं, जिसे अल्कलाइड कुनेन भी कहा जाता है। इस कुनेन के प्रयोग से मलेरिया के बुखार का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है तथा उसका हॉस्पिटल Y पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह B पर जाते हैं जो A के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह C पर जाते हैं जो B के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर हैं और अंत में वह Y पर अपने हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जो C के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर हैं। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है वह बताना है। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले डायग्राम बनाइए जो डायरेक्शन का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका नॉर्थ, यहाँ पर आपका साउथ, यहाँ पर आपका ईस्ट, यहाँ पर आपका वेस्ट। इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिए। इसके साथ ही आप सब डायरेक्शन को भी बना लीजिए। ये आपकी साउथ वेस्ट और ये आपकी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको डॉक्टर के घर का बताना है कि उसकी सही दिशा क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप डॉक्टर का घर X पर स्थित है, ठीक है, और उसका जो हॉस्पिटल है वह Y पर स्थित है और उसके हॉस्पिटल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। तो डॉक्टर पहले A पर जाते हैं, ये आपका X हो गया, यहाँ पर वो A पर जाएंगे पहले, ठीक है, जो कि आपके ठीक पूर्व में 600 मीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी ये ईस्ट डायरेक्शन है जो 600 मीटर चलकर डॉक्टर यहाँ पर गया है A पर। फिर उसके बाद वह जाता है B पर जो कि दक्षिण में है। ये यहाँ पर आ जाएगी आपकी B पॉइंट और ये आपका साउथ में है। यहाँ पर कितना गया हुआ है? 450 मीटर। इसके बाद फ्रेंड्स वह जाते हैं C पॉइंट पर, ठीक है, जो कि ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। तो हमारे ये पश्चिमी हो जाएगा, इधर वेस्ट है क्योंकि हमने डायग्राम में देखो यहाँ पर हमने डायग्राम में वेस्ट इसी साइड बनाया, तो ये हमारा वेस्ट में हो जाएगा। और फिर बिल्कुल लास्ट में अंत में वह Y पॉइंट पर पहुंचते हैं। ये आपका Y पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इस Y पॉइंट पर पहुंचते हैं जो कि 90 मीटर की दूरी पर है और ये ठीक उत्तर में चला गया। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर पश्चिम थी, इधर हम करेंगे, यहाँ पर ऊपर अगर हम करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है, देख यहाँ पर बताया भी है, देखिए C के ठीक उत्तर में 90 मिनट की दूरी पर स्थित है जो कि उसका Y पॉइंट है। अपने अस्पताल में वो पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारी ये उत्तर पश्चिम निकल आता है क्योंकि सब डायरेक्शन आ रही है ना यहाँ, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में डॉक्टर का हॉस्पिटल स्थित है। तो हमें डॉक्टर के घर की सही दिशा बतानी थी, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम, क्योंकि डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है वह Y पॉइंट पर है और Y पॉइंट हमारा उत्तर में है। देखिए फ्रेंड्स एक एक स्टेप को हमने प्रैक्टिकली करके आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है। आई थिंक आपको डायरेक्शन ये समझ में आ गई होगी कि उत्तर पश्चिम आंसर हमारा कैसे आया। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ ही गए होंगे कि उत्तर पश्चिम हमारा आंसर कैसे आया है, ठीक है। आप जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका जो डायग्राम होता है फ्रेंड्स इसको जरूर बना लीजिए। डायरेक्शन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर ऑलवेज करेक्ट ही होगा, आपका आंसर कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शंस देखिए झारखंड के, सेकंड ऑप्शन आपकी मिजोरम के, थर्ड ऑप्शन मणिपुर के या मेघालय के। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। मिजोरम का ये सांस्कृतिक नाच है, कल्चरल डांस है चेराओ नाच मिजोरम का, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से, वो हमें बताना है। देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु एक साउथ की स्टेट है, दक्षिण का राज्य है। कौन कौन सी स्टेट इसके निकटवर्ती है वो हमें बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, आंध्र प्रदेश ये ठीक है, तमिलनाडु के पास में है। ओडिशा ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ओडिशा तमिलनाडु के निकटवर्ती स्टेट नहीं है। कर्नाटक हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन तो फ्रेंड्स हमारी कट जाएगी। सेकंड ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, केरल ये ठीक है क्योंकि केरल स्टेट तमिलनाडु के पास में है, नियरेस्ट है। आंध्र प्रदेश ये भी सही है लेकिन महाराष्ट्र यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी कट जाएगी। थर्ड नंबर पर देखिए कर्नाटक, ये सही है क्योंकि फ्रेंड्स कर्नाटक की जो स्टेट है वो तमिलनाडु के पास में ही है। केरल है ये तमिलनाडु के पास है, ये भी सही है लेकिन छत्तीसगढ़ यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमारी ये ऑप्शन भी कट जाती है। फोर्थ ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक ये हमारी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि तमिलनाडु के पास में आपका आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक ये तीनों ही राज्य से घिरा हुआ पाया जाता है तमिलनाडु। इसलिए फ्रेंड्स तमिलनाडु स्टेट के निकटवर्ती जो राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हैं। हमारी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। फ्रेंड्स तमिलनाडु के बारे में जो विशेष फैक्ट है वो भी जान लीजिए। तमिलनाडु की जो कैपिटल है, इसकी राजधानी है वो है चेन्नई, और चेन्नई को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, रोशनी का शहर कहा जाता है। और तमिलनाडु में 37 जिले पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी क्योंकि हमने सब क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ किया है, तो हमारा साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर होता चलता है। फ्रेंड्स आपके ये ईवीएस के क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हम इन क्वेश्चंस के सीरीज के 2 पार्ट पहले कर चुके हैं, आप लोग उनको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों की रिवीजन अच्छे से हो पाएगी। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए है परिवार के सदस्य, ऑप्शन बी है आपकी समुदाय के सदस्य, ऑप्शन सी है समाचार पत्र, या फिर ऑप्शन डी है आपकी कक्षा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन आपकी सही है। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन हमें बताना है कौन सा रहेगा। फ्रेंड्स इसकी ऑप्शन थर्ड हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ए, बी और सी ये जो तीनों ही ऑप्शन है हमारी ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों हमारी ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगी क्योंकि इसमें देखिए आपका परिवार के सदस्यों के साथ अगर आप चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो पर्यावरण का अध्ययन सीखने का ये भी एक प्रभावशाली संसाधन है क्योंकि फ्रेंड्स इन तीनों में ही अवलोकन, रचनात्मकता, क्षेत्र परिभ्रमण और चर्चा इत्यादि जो प्रयोग होते हैं वो सब इनमें तीनों में इंक्लूड है, तीनों में शामिल है। इसलिए फ्रेंड्स हमारी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, ए, बी और सी। क्योंकि फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में इन तीनों का ही अहम रोल रहता है। वहाँ पर परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए सबसे प्रभावशाली संसाधन माना जाता है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? आपको सिद्धांत का नाम बताना है कि कौन सा सिद्धांत है जिसका पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण किया जाता है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है हमारी वैश्विक से स्थानीय, सेकंड ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त, थर्ड ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात और फोर्थ ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगी, ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए पर्यावरण के अध्ययन को सिखाया जाता है। फ्रेंड्स ये यहाँ पर ऑप्शन हमें क्यों सिलेक्ट करनी पड़ी? देखिए अगर स्टूडेंट्स को, बच्चों को पहले ही किसी चीज का नॉलेज है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है उस चीज का, तो अगर आगे हम पर्यावरण की कोई भी बात उन्हें समझाते हैं या सिखाते हैं तो हमारा जो पहले का ज्ञान होता है वो उससे कनेक्टेड हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चों का जो पहले का व्यवहारिक ज्ञान होता है उसको हम नया
ज्ञान सिखाने के लिए उसे जोड़कर सिखाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। मान लीजिए छोटी क्लास के बच्चे हैं, उनको पेड़ पौधों के बारे में आप बता रहे हैं, ऑक्सीजन के बारे में कुछ सिखा रहे हैं, उनको प्रकृति या पर्यावरण में जो गैसें होती हैं उससे रिलेटेड आप कुछ नई चीज बता रहे हैं। तो अगर बच्चों को पौधों का ज्ञान है कि ये हरे रंग के पौधे होते हैं, ये हमें हवा देते हैं, तो अगर उससे रिलेटेड आप कोई चैप्टर उनको पढ़ा रहे हैं तो इससे स्टूडेंट्स को उस टॉपिक में इंटरेस्ट आता है। इसलिए पर्यावरण के अध्ययन में किस सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है, ज्ञात से अज्ञात का। मतलब थोड़ा थोड़ा पहले हम जानते हैं और जो बच्चे जानते हैं पहले से ही, उसके बेस पर ही हम उनको नया कुछ सिखाते हैं। बच्चों को कोई भी टॉपिक कराएंगे तो उनको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, उनकी रुचि बनेगी। इसलिए फ्रेंड्स, पर्यावरण के अध्ययन में ज्ञात से अज्ञात की ओर इस सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। हमारी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। हमें ये बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन वाला साधन कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन 1 है हमारी पोर्टफोलियो, सेकंड ऑप्शन है क्रम निर्धारण मापनी, थर्ड ऑप्शन है आपकी वर्ण अभिलेख, फोर्थ ऑप्शन है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हमें क्या बताना है, आकलन का साधन नहीं है, रचनात्मक आकलन का साधन जो नहीं है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, पर्यावरण अध्ययन को जो सीखने का रचनात्मक आकलन होता है उसके लिए हमारी सबसे पहले क्रम में हम पोर्टफोलियो के द्वारा करते हैं, फिर क्रम निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है और फिर वर्णन अभिलेख के द्वारा एक शिक्षक यह जांच करता है कि उसके स्टूडेंट ने, छात्र ने कितना क्या सीखा है, उसका ज्ञान कहाँ तक पहुंच पाया है। तो ये जो तीनों क्रम से हैं, पहले पोर्टफोलियो, फिर क्रम निर्धारण मापनी, फिर वर्णन अभिलेख, इनके द्वारा ही हम पर्यावरण अध्ययन को सीखने के जो रचनात्मक आकलन कह सकते हैं वो करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी फोर्थ ऑप्शन जो है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, इसके द्वारा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का ये रचनात्मक जो आकलन है उसका ये साधन नहीं हो सकता है। रचनात्मकता के लिए हमें पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी और वर्णन अभिलेख, इन तीनों का ही हम प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें नेगेटिव आंसर देना है, साधन नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये नहीं बताना कौन सा साधन है। कई बार क्या होता है, बच्चे देखते हैं कि साधन है, नहीं को छोड़ देते हैं और बस फटाफट लगा दिया पोर्टफोलियो। तो फ्रेंड्स, ऐसा मत कीजिएगा। पहले आप हाँ या ना वाले क्वेश्चन को देखिएगा, क्या पूछा क्या है, उसके बाद ही आप अपने आंसर को सिलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या पूछा है, देखिए, हमें वो चीज बतानी है, कौन सी है, जो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर रखनी है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। सेकेंड ऑप्शन है आपकी कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा इस पर चर्चा करना। थर्ड ऑप्शन है आपकी आकलन के संकेतकों का उपयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है आपकी बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो हमारे यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगी, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में हमें नहीं आंकना चाहिए, इस प्रवृत्ति को दूर रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्या चीज रहेगी यहाँ पर, बच्चा कैसे उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, उसका अनुभव, उसकी अभिव्यक्ति, इस चीज को हम पहले देखेंगे, या कि ये नहीं देखेंगे कि उसने सही आंसर दिया या गलत आंसर दिया। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में हमें उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इस चीज को हमें दूर रखना है। हमारे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक कक्षा में 5 के शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कक्षा 5 की जो टीचर है वो एक एक्टिविटी देती है बच्चों को, जिसमें कि वह बच्चों को कहती है कि तुम फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालो और फिर उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को वो बोलती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करें तो बच्चे जो अर्थपूर्ण सीख सके वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। सेकंड ऑप्शन है आपकी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। थर्ड ऑप्शन है आपकी बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है।
फोर्थ ऑप्शन आपकी बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती हैं। तो फ्रेंड्स आपको वो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को वो ऑप्शन सिलेक्ट करनी है जिसके द्वारा एक शिक्षक इस एक्टिविटी से बच्चों को मीनिंगफुली कोई चीज सिखा सकते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी से बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से कोई नई चीज सीख सके, वो ऑप्शन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्यों सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपकी फर्स्ट ऑप्शन में तो सिर्फ दिया है कि क्रियाकलाप का अवलोकन करने को कहेगी। तो फ्रेंड्स आपकी एक ही चीज हुई यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन हुई। ठीक है, रचनात्मकता का तो कोई चीज यहाँ हुई ना ही अनुभव की यहाँ पर कोई बात की गई है। सेकंड ऑप्शन में आपका दिया है कि अनुभव साझा करने को प्रेरित किया। अगर बच्चे ने सिर्फ उस एक्टिविटी को देखा और उसका सिर्फ एक्सपीरियंस को डिस्कस किया तो सिर्फ इससे भी वो नहीं सीख पाएगा, इसलिए हमारी ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगी, ये भी रॉन्ग हो जाएगी। और फ्रेंड्स आपकी फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को कहती है। तो ये तो घर से करेगी, तो ऑन द स्पॉट जब एक्टिविटी हो रही है तो बच्चों को ये हम कहेंगे कि तुम घर से करके लाना इसे। अगर इसमें टीचर ने बच्चों को कहा कि घर से करके लाना है तो ये तो आपका देखो क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में टीचर ने बच्चों को कहा है कि चींटियों के आने का इंतजार करो। ठीक है, तो वो वहां पर ऑन द स्पॉट एक्टिविटी की जा रही है और उसके लिए आपको ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही बच रही है, इसलिए हमारी यही सेफ है, यही हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। और कैसे हो जाएगी, देखो इसमें बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन भी करवा दिया गया। ठीक है, और उनका जो भी अनुभव हुआ है उसको भी साझा कर लिया गया और एक्सपीरियंस के साथ साथ फिर उस पर वहां पर डिस्कस भी किया गया, चर्चा करने को भी प्रेरित किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही एक्टिविटी से बच्चा तीन तीन चीजों के द्वारा अच्छे से सीख पाएगा। और हमें बताना क्या है फ्रेंड्स कि इस एक्टिविटी से, इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को कैसे मिलेगा बच्चे को, तो टीचर को क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकती है। इसलिए हमारे यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगी, क्योंकि क्रियाकलाप का यहाँ पर अवलोकन भी हो गया, अनुभव भी साझा हो गया और उस पर डिस्कशन भी हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। आपको ओड बताना है कि इसमें से ओड कौन है। यहाँ पर आपको कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली ये आपको दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप इनकी प्रकृति को देखिए। देखिए कछुआ जो होता है वह पानी में रहता है, घड़ियाल पानी में रहता है, कौवा पानी में नहीं रहता, बत्तख पानी में रहती है और मछली पानी में रहती है। तो फ्रेंड्स आप देखो इजीली यहाँ पर ऐसे अपने आंसर को निकाल सकते हैं कि चारों जो है, ये कछुआ, घड़ियाल और बत्तख और मछली, ये चारों एक ही प्रकृति के प्राणी, ये सब पानी में रहने वाले हैं। लेकिन कौवा जो यहाँ पर है वो पक्षी है और वो हवा में उड़ने वाला है, पानी में रहने वाला जीव नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौवा। ठीक है, कौवा हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इन सब से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक कॉलम दे दी गई है, यहाँ पर आपको दो कॉलम दे दी गई है। इस कॉलम में आपके शहर और राज्य हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि इनका सबसे ज्यादा जो फेवरेट भोजन है, सबसे अत्यधिक पसंद का जो भोजन है उसके साथ आपको मैचिंग करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका हांगकांग है, यहाँ पर आपको ऑप्शन बतानी कि हांगकांग में अत्यधिक पसंद का भोजन कौन सा बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप लोग, हांगकांग में क्या सबसे फेवरेट भोजन होता है, अत्यधिक पसंद का भोजन क्या होता है, पकाया हुआ सांप। ये हमारी फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगी। केरल में सबसे अत्यधिक पसंद का भोजन क्या रहता है, ये यहाँ पर हमारी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी, किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। और फ्रेंड्स ऑप्शन सी है हमारी कश्मीर। कश्मीर में सबसे जो पसंदीदा भोजन होता है वो क्या होता है, सरसों के तेल में बनी हुई मछली कश्मीर में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। फ्रेंड्स डी ऑप्शन है आपकी गोवा। गोवा में सबसे ज्यादा क्या पसंद किया जाता है, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शंस में देख लीजिए आप कि सही मिलान कौन सा है, हमें सही मिलान यहाँ पर बताना है। देखिए हमारी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी क्योंकि ए का 5 है यहाँ पर, बी का 1 है और सी का आपका सेकंड हो जाएगा और डी का आपका थर्ड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी सेकंड ऑप्शन ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर उस प्रजाति वाले पक्षी का नाम बताना है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट आपकी उल्लू,
सेकंड ऑप्शन आपकी कौवा, थर्ड ऑप्शन आपकी बसंत गोरी और फोर्थ ऑप्शन आपकी मैना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर उल्लू तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और कौवा भी बिल्कुल ऐसा पक्षी नहीं होता कि जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। बसंत गोरी भी नहीं होती ऐसी। तो हमारी ऑप्शन बच जाती है मैना। मैना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैना पक्षियों की एक ऐसी प्रजाति होती है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। फ्रेंड्स मैना जो होती है ये सर्वभक्षी पक्षी होता है। ये फल और बीजों को खाने में बहुत ही एक्सपर्ट होती हैं और दक्षिण एशिया विशेषकर हमारे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मैना पक्षी की प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन आपकी राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है उसमें रहते हैं। ऑप्शन बी आपकी मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपकी ऑप्शन सी लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या बताना, सही कथन कौन सा है या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर कौन कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगी। फर्स्ट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, राजस्थान में गांव के लोग जो होते हैं मिट्टी के घर बनाते हैं, उनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती हैं क्योंकि गर्मी में ये घर ठंडक देने वाले होते हैं। और आपकी ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। लेह होता है जो लेह लद्दाख, उसमें पत्थर के 2 मंजिल के घर बनाए जाते हैं। जो नीचे वाली मंजिल होती है घर की उस पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है और जो ऊपर वाला फ्लोर होता है उनका ऊपर की मंजिल होती है उसमें रहने की व्यवस्था की जाती है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगी। इसमें ए और सी दोनों दिए गए हैं और हमारा ए और सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ए एंड सी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमें हाथियों के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई हैं उनको एक बार ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पर जो सही कथन है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है हमारी हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ऑप्शन बी है फ्रेंड्स आपकी एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ऑप्शन सी है आपकी इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ऑप्शन डी है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारी कौन कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन ए है जो हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 या 4 घंटे ही सोते हैं, बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स जो उनका नेचुरल प्राकृतिक रूप से रहने का स्थान होता है 2 से लेकर 4 घंटे ही वहां पर सोते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में वो 6 घंटे भी सो जाते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन है आपकी एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाता है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स जो हाथी होते हैं वो आमतौर पर 149 से लेकर 169 किलोग्राम, 149 से लेकर 169 किलोग्राम प्रति आमतौर पर इतने ही वो पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। तो इसलिए हमारी बी ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगी। फ्रेंड्स ऑप्शन सी है आपकी इनको पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी और कीचड़ से हाथी के शरीर को ठंडक मिलती है, इसलिए कीचड़ में और पानी में खेलना उनको बहुत अच्छा लगता है। हमारी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन डी है आपकी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि हाथियों का कोई भी झुंड हो वहां पर जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है वही उस झुंड के फैसले लेती है और उसी के फैसलों को सब हाथी लोग मिलकर फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर देखिए सही स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, हमारी ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, सी, डी और ए, क्योंकि इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन हमारी कट जाएंगी और हमारी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगी। फ्रेंड्स हमने ईवीएस की सीरीज में पहले भी 3-4 पार्ट बनाए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं, जिसमें हमने सब ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए अच्छे से आप लोगों को ईवीएस के क्वेश्चंस कराए हैं। फ्रेंड्स आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स ये आपका जुलाई 2019 का पेपर है, यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चन हैं इन सबको हम सोल्व करते हुए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है
है हमारा 61। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है वो हमें बतानी है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 है हमारी शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी टीचर अगर आपको एक्सप्लेन ही करता रहेगा तो क्या आप बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति से मान सकते हैं? नहीं ना, तो ऑप्शन 1 हमारी कट जाएगी। सेकंड है हमारी कक्षा निदर्शन यानी इंस्ट्रक्शन देते रहना, तो ये भी हमारी कोई प्रभावशाली इफेक्टिव मेथड नहीं होता। ठीक है, ये भी हमारी ऑप्शन कट जाएगी। और थर्ड ऑप्शन हमारी किस्से कहानियां। फ्रेंड्स ये आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, इसे आप प्लस पॉइंट में रख सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक का पठन। तो केवल पाठ्य पुस्तक के पठन के द्वारा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की हम सबसे प्रभावशाली युक्ति नहीं मान सकते। ऑप्शन 4 भी हमारी कट जाएगी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 3 हमारी बचती है और हमारा ये थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस्से कहानियों के द्वारा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ा जा सकता है और किस्से कहानियां सुनाकर हम बच्चों को प्रभावशाली तरीके से एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण अध्ययन के बारे में समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? देखिए, आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्वेश्चन में कि नहीं वाला क्वेश्चन है या आपका हाँ वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि आपके यस और नो के चक्कर में क्या होता है, ऑप्शंस को आप जल्दी जल्दी देखते हैं और वहां पर जो पॉजिटिव वाले आंसर होते हैं उसी को टिक कर देते हैं, जबकि पूछा होता है नहीं वाला। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो फ्रेंड्स ये तो सच बात है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उनके परिवेश को खोजने के अवसर देता है, तो हमें नहीं का आंसर देखना है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये तो ठीक है। और यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? जो हमारा कट जाएगा, जो नेगेटिव आंसर होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारी सही है, तो ये हमारा आंसर सही नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। रॉन्ग ऑप्शन बतानी है और ये हमारा रॉन्ग ही आंसर है, क्योंकि वर्णनों और परिभाषाओं पर पर्यावरण बल नहीं देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये हमारा सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ये भी हमारी सही ऑप्शन है। तो जो गलत ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, इसलिए हमारा राइट आंसर भी ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ज्ञान की रचना में जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए हमारी बच्चों की सक्रिय भागीदारी। तो देखिए आपको क्या बताना, ज्ञान की रचना में बहुत ही जो महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स हमारा ये बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। सेकंड बी ऑप्शन है आपकी बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। तो ये आपका बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, क्योंकि शिक्षकों के ज्ञान से बच्चों के ज्ञान को जोड़कर कोई ज्ञान की रचना महत्वपूर्ण कैसे बना सकता है? ठीक है, ये ऑप्शन हमारी क्वेश्चन से ही रिलेट नहीं करती। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। ये हमारी ठीक ऑप्शन है, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज होती हैं, पर्यावरण अध्ययन होता है, उसे हम सिर्फ क्लासरूम तक ही नहीं सीखते हैं, कक्षा की 4 दीवारी से बाहर भी हमें काफी कुछ लर्न करने को मिलता है और पर्यावरण अध्ययन को प्रैक्टिकली ही हम ज्यादा सीख पाते हैं। तो ऑप्शन सी भी हमारी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है ये भी। फ्रेंड्स देखिए, बच्चों का जो बेसिक नॉलेज होता है, उनका जो स्थानीय ज्ञान होता है, उसका जो स्कूल का ज्ञान होता है, इन दोनों के बीच में अगर संबंध ही नहीं होगा तो वो क्या सीख पाएगा? बालक को ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि जो उसका बेसिक नॉलेज है, अगर वो चीजों को वैसा नहीं पाता है तो वो उसका ज्ञान झूठा हो जाएगा। तो फिर ऐसे ज्ञान को एक बालक कैसे सीख सकता है? तो फ्रेंड्स देखिए, जो बच्चे का स्थानीय ज्ञान होता है और जो उसका स्कूल का ज्ञान होता है, विद्यालय का ज्ञान होता है, इन दोनों के बीच कनेक्शन होना चाहिए। अगर हम बालक को घर पर सिखाते हैं कि अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ऐसे में ये दोनों चीजें कनेक्टेड हो जाती है, बच्चा उस चीज को अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है ना, इसलिए जो उसका बेसिक नॉलेज होता है, उसका स्थानीय ज्ञान होता है और जो वो विद्यालय में सीखता है, स्कूल में सीखता है, इन दोनों को संबंधित रहना चाहिए, इन दोनों का कनेक्शन रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, हमारी ऑप्शन ए भी सही थी, ऑप्शन सी भी सही थी, ऑप्शन डी भी सही थी। और ऑप्शंस में देखिए आपका थर्ड जो ऑप्शन है ए, सी और डी, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारी कट जाएगी, क्योंकि ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन
से रिलेट नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये हमें रीजन बताना है। तो आइए फ्रेंड्स ऑप्शंस को देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन को ईवीएस को अगर हम सीख रहे हैं तो उसके लिए केवल हम पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों पर ही डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक है ना, क्योंकि और भी बहुत चीजें होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, जो हमें पर्यावरण अध्ययन के बारे में सिखाती हैं। बी ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारी सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं के उपस्थिति का विकास करता है। ऑप्शन सी है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी हमारी सही हो जाएगी, क्योंकि शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने की अपॉर्चुनिटी हमारा जो पर्यावरण अध्ययन है उसके द्वारा जरूर मिलती है। नेक्स्ट देखिए, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता। ठीक है, सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर कट जाएगी। बाकी की ए, बी और सी तीनों ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस को देखिए कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट निकल रही है। बी, सी और डी। डी आया हुआ है तो डी हमारा कट जाएगा, यहाँ पर डी आया है तो ये कट जाएगा, यहाँ पर केवल बी और सी। लेकिन हमारी ए ऑप्शन भी सही थी। ठीक है ना, केवल पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं होते। तो आपकी ए, बी और सी ये तीनों ही ऑप्शंस हमारी करेक्ट हैं और ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। ठीक है, ऑप्शन बी है बच्चों को खोजने का अवसर देना। ऑप्शन सी है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। और ऑप्शन डी है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भेद करना वाली बात आ गई ना, तो ऑप्शन डी तो हमारी कट जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारी बच्चों की जो एक्टिविटीज होती हैं उनके कौशलों का आकलन करना। तो फ्रेंड्स ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद जो एक्टिविटीज देते हैं उनको कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने से रिलेटेड है कि क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य हमें बताना है कि क्या उद्देश्य है। तो एक तो हो गया बच्चे की जो एक्टिविटीज हैं उनके कौशलों का आकलन हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा हो जाता है बच्चों को खोजने के अवसर देना, ये भी सही है। बच्चों को उनकी अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही ऑप्शन ए, बी और सी हमारी करेक्ट हो जाएंगी। और ये है हमारी सेकंड नंबर पर, तो ये ए, बी और सी तीनों ही आपकी करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन 2 हमारी सही हो जाएगी, क्योंकि जो एक टीचर ऐसे क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं संचालन करता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चों की प्रक्रिया के कौशलों का आकलन हो सके, उनको खोजने का अवसर दिया जा सके और उनकी अभिव्यक्ति के अवसर उनको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या होता है ये हमें बताना है। फर्स्ट देखिए सीखने का आकलन। ठीक है, हमारा गलत हो जाएगा कि सीखने का आकलन सिर्फ स्व आकलन नहीं होता, सीखने के लिए आकलन ये भी नहीं होता। सी, सी, ई बिल्कुल रिलेट नहीं करता। नंबर 4 पर आपका सीखने के समान आकलन। फ्रेंड्स ये आपकी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि स्व आकलन के बारे में पूछा गया है। देखिए पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। ठीक है, ये स्व आकलन है। कौन सा आकलन हो जाएगा? सीखने के समान आकलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है यह सहपाठी अधिगम को समर्थन करता है। सेकंड ऑप्शन है यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ऑप्शन सी है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोझ की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हमारी कट जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्लास में जो हम अनुशासन बनाए रखने के लिए सिर्फ समूह में अधिगम कराएंगे, ये कोई टीचिंग मेथड का इफेक्टिव तरीका नहीं होता है। तो
ऑप्शन डी भी हमारी कट जाएगी, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं होता कि समूह में अधिगम कराया जाए और उससे क्लास में अनुशासन बना रह सके। तो ये एक्टिविटीज वगैरह के लिए तो ठीक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी यहाँ पर सी और डी दोनों ही ऑप्शन कट जाएंगे। यहाँ पर सी है आपका तो ऑप्शन 1 भी कट जाएगा, यहाँ पर सी है तो 4 भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में देखिए, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक प्रयोग करता है इस पर, और शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री भी दे देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? क्योंकि वो सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी हमारे यहाँ पर सही है, और जो हमारा राइट आंसर है वो 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगी, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? नहीं पूछा गया है कि कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। देखिए, ऑप्शन 1 है हमारी याद करना, ऑप्शन 2 है हमारी प्रश्न पूछना, ऑप्शन 3 है न्याय और समानता के प्रति सरोकार होना, ऑप्शन 4 है हमारी सहभागिता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, प्रश्न पूछना ये हमारा सही है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार करना ये सही है, और सहभागिता करना ये भी बिल्कुल सही है। जो संकेतक नहीं है वो है याद करना। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? यहाँ पर देखिए, पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए पूछा गया है, संकेतक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आकलन के लिए याद करना को हम संकेतक नहीं मान सकते। नहीं में आंसर पूछा था तो हमारा ये 1 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, वो हमें बताना है। जो हमारी पिक्चर रीडिंग होती है उसके द्वारा बताना है कि बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा कौन सा हो सकता है। हमें संकेतक यहाँ पर देखने, ऑप्शन ए देखिए अवलोकन और अभिलेखन, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी है विश्लेषण, और ऑप्शन डी है प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, चित्र पढ़ने से रिलेटेड एक्टिविटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोग करना तो कोई ऑप्शन हमारी रिलेट ही नहीं कर रही है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं, यहाँ पर पिक्चर की रीडिंग कर रहे हैं। तो इनमें से हमें संकेतक बताने हैं कि बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, हमें वो संकेतक छाड़ना है। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही हमारी करेक्ट हो जाएंगी, अवलोकन और अभिलेखन। ठीक है, वो क्योंकि उसको ऑब्जर्वेशन करेगा, देखेगा और फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेगा, फिर उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, फिर उसका एनालाइज करेगा। ठीक है, ये तीनों ही क्रियाएं इस एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए हमारी ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, ए, बी और सी। और जो ऑप्शन 4 है एक्सपेरिमेंट करना, ये हमारे प्रयोग करना, ये हमारी कट जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है जांच सूची, बिल्कुल गलत है। सेकंड है अधिविन्यास, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 3 है लिखित प्रश्न, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 4 है हमारी अवलोकन, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेटिंग स्केल से रिलेटेड बात पूछी गई है। रेटिंग स्केल में ऑलवेज हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी तकनीक लग जाएगी? अवलोकन की लग जाएगी, इसलिए फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? देखिए, नहीं में आंसर बताना है आपको। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपकी बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स देखिए, क्रियाकलापों से जोड़ना ये तो हमारी सही बात है, और हमें तो नहीं में आंसर देना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 1 हमारी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 जो ये है ये हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना वो भी पाठ्य पुस्तक की है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का ये उद्देश्य नहीं हो सकता, तो हमारी सेकंड ऑप्शन कट जाएगी, गलत है क्योंकि, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं और इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? हमें उस प्रदेश का बताना है कि
कौन से प्रदेश में ऐसे घर हो सकते हैं या इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। फ्रेंड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ये आपके प्रीवियस एग्जाम्स में भी आया हुआ है। ऑप्शंस देखिए, ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन थर्ड है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 है हमारी मेघालय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना हिमाचल प्रदेश में ऐसा होता है, ना अरुणाचल प्रदेश में और ना ही मेघालय में, ठीक है, क्योंकि ये मेघालय बारिश वाला क्षेत्र होता है, हिमाचल प्रदेश में बर्फ ज्यादा पड़ती है और अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा नहीं होता है। तो हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। जम्मू और कश्मीर का जो पर्वतीय क्षेत्र है ये उसी का भाग है, यहाँ पर पेड़ों के मोटे तनों से घरों को बनाया जाता है और यहाँ के निवासी स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं और सभी घरों की छतें समतल होती हैं, ठीक है। घर की 2 मंजिलें यहाँ पर अक्सर बनाई जाती है और नीचे वाली जो मंजिल होती है उसमें जानवरों को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जम्मू और कश्मीर का पर्वतीय क्षेत्र होता है जहाँ की ये सिचुएशन बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है हमारी ए, देखिए, एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है, इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उगाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। ऑप्शन सी है, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। ऑप्शन डी है, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, बाकी की ये सारी ऑप्शन रिलेट नहीं करती हैं। क्वेश्चन है हमारा, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में हमें बताना है और यहाँ पर क्या होता है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए ऐसे ही जमीन को छोड़ दिया जाता है जब एक फसल को उठा लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारी सही हो जाएगी और यहाँ पर केवल ए ऑप्शन ठीक है, तो केवल ए आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण आपको बताने हैं क्यों माना जाता है। ऑप्शंस देखिए, ए है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारी, केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत बात है, मुख्य फसल की रक्षा केंचुओं से नहीं होती है। ऑप्शन सी है, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी है, केंचुओं के द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाएगी क्योंकि फ्रेंड्स केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं और इनसे जमीन को हवा और पानी दोनों की प्राप्ति होती है। तो हमारी यहाँ पर देखिए, जहां पर बी ऑप्शन आपकी नहीं है क्योंकि बी हमारी कट जाएगी, बी हमारी सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी की ए, सी और डी तीनों ही हमारी सही हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सी, डी और ए ऑप्शन 1 हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये तीनों ही ऑप्शन आपकी गलत हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर बी है, यहाँ पर आपका डी नहीं है और यहाँ पर आपका बी है, ठीक है, ये आपकी कट जाएंगी। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रांज की चीजें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन आपको बताना है, कौन सा है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 है, यह तांबे, कापर, जस्ता, जिंक और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन 2 देखिए, यह तांबे, कापर और टीन का मिश्रण है, ये ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी। तो कांसे के विषय में हमें बताना, जो कांसा होता है ये तांबे, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ऑप्शन 3 हमारी करेक्ट हो जाएगी, केरल का फेवरेट भोजन होता है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, जहां पर प्रयोग किया जाता है ये केरल क्षेत्र का प्रिय भोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है, कौन सा रंग होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। जो रात में जानवर जागते हैं उनको जो भी वो चीज देखते हैं किस रंग में दिखाई देती है वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिए, 1 है हमारी नारंगी और लाल, 2 ऑप्शन है हमारी काला और सफेद, 3 ऑप्शन है बैंगनी और नीला,
फोर्थ ऑप्शन है हरा और पीला। फ्रेंड्स हमारी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, काला और सफेद। इनको ब्लैक एंड व्हाइट दो ही कलर दिखाई देते हैं। ये माना जाता है कि जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज को कौन से रंग में देखते हैं, या तो काला या फिर सफेद, दो ही रंग में उनको दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारी करेक्ट हो जाएगी, कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारी करेक्ट हो जाएगी, ओडिशा के उत्तर में। ओडिशा के उत्तर में हमारा जो इंडिया का मैप है वहां पर झारखंड सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, ये हमें बताना नहीं में आंसर। ठीक है, ऑप्शन देखिए, एक है ग्रीस होता है, ऑप्शन 2 है हमारी कोयला, ये नहीं होता, ऑप्शन 3 है डीजल होता है, ऑप्शन 4 है मोम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या पेट्रोलियम से हमें प्राप्त नहीं होता, कोयला हमें पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णमासी को बताना है आपको कौन कौन से त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, 1 है हमारी होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक का जन्म दिवस। ऑप्शन 2 देखिए दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक का जन्म दिवस। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दिवाली दिया गया है, दिवाली तो अमावस्या को मनाई जाती है, ऑप्शन 2 आपकी कट जाएगी। ऑप्शन 3 में भी दिवाली है, ये भी आपकी कट जाएगी। और ऑप्शन 4 में है महाशिवरात्रि, ये भी आपकी अमावस्या में होती है। तो फ्रेंड्स आपकी ये ऑप्शन भी कट जाएगी। ऑप्शन 1 हमारी सही हो जाएगी क्योंकि होली भी पूर्णिमा को मनाई जाती है, रक्षाबंधन भी पूर्णिमा को, और गुरु नानक का जन्म दिवस भी पूर्णमासी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट यानी इकाई में, जिसे कि टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या होता है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए टीन क्या होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है, बिल्कुल रिलेट नहीं करती क्योंकि एक टीन बीज उत्पन्न करना इस जमीन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 2 है हमारी वह भूमि का मात्रक है, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 है हमारी वह भूमि जिसकी विभाएं 100 मीटर मल्टीप्लाई 100 मीटर है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वो भूमि होती है जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। ठीक है, उत्पन्न करता है नहीं, बोता है उसको। ठीक है, तो किस भूमि को हम टीन कहते हैं? जो हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत के द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे कि टीन कहते हैं, हम आवंटित की जाती है। यहाँ पर टीन हमें बताना था, टीन क्या है? तो टीन वो भूमि होती है जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो कि एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो कि ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर जाते हैं, जाकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो कि सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? हमें क्या बताना है? देखिए विद्यालय के अपोजिट में, ठीक है, उसके सापेक्ष में विद्यालय के हमें अपने घर की दिशा बतानी है। राइट हमारी डायरेक्शन क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक अपना यहाँ पर डायरेक्शन का मैप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका ये यहाँ पर नॉर्थ हो जाता है, यहाँ पर आपका साउथ हो जाता है, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं डायरेक्शन वाले, सबसे पहले आप ये आपका डायरेक्शन का मार्क जरूर बना लीजिएगा। यहाँ पर आपका उत्तर, यहाँ दक्षिण, और राइट हैंड की तरफ आपका पूर्व हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए ये क्या कह रहा है, आप एक्स पर स्थित हैं, यानी मान लीजिए आप ये एक्स है और आप यहाँ पर आपका घर है। ठीक है, फिर क्या है, और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर वाई है, ये आपका विद्यालय है। ठीक है, और आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए क्योंकि कोई सीधी सड़क नहीं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं लिया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया। अतः आप पहले ए पर जाते हैं, हम ए पर चले जाते हैं यहाँ पर, जो कि एक्स के ठीक उत्तर में, एक्स ये हमारा उत्तर दिशा हमने यहाँ पर देखी है, ये हमारा सीधा डायरेक्शन नॉर्थ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो गया, उत्तर में हम 30 मीटर गए। फिर हम बी पर जाते हैं जो कि ए के ठीक पश्चिम में है, 40 मीटर की दूरी पर। ठीक है, यहाँ पर ये हम ए पे गए थे,
और अब हम बी पर जाते हैं जो कि पश्चिम है। पश्चिम हमारा इधर है, डायरेक्शन में हमने कर लिया है, ठीक है। ये पश्चिम में हम यहाँ पर गए हैं, ये 40 मीटर में है और बी पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर बोलता है कि सी पर जाते हैं। नेक्स्ट हम सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक उत्तर में है, ठीक है। ये नॉर्थ साइड हमारी इधर ही पड़ती है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए नॉर्थ हमारा डायरेक्ट है, सीधा है, तो यहाँ पर हमारा सी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पर पहुंचते हैं जो कि सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा ये विद्यालय आ जाता है जो कि पश्चिम साइड में भी है और हमारा ये कितने 40 मीटर दूरी आ जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा देखिए ये बन जाता है उत्तर पश्चिम में। तो ठीक पश्चिम में है, यहाँ पर आपकी वेस्ट पोजीशन है, ठीक। वेस्ट यहाँ पर आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये आपका उत्तर पश्चिम में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका नॉर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ है फ्रेंड्स, और ये आपका वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में आपका विद्यालय है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा आपको बतानी है। तो आपका विद्यालय है यहाँ पर उत्तर पश्चिम में, ठीक है, और आपका घर है एक्स पर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका नॉर्थ है, यहाँ पर आपका साउथ है, तो हमारा घर किधर हो जाएगा और इधर आपका ईस्ट होता है, ठीक है, पूर्व होता है। तो फ्रेंड्स हमारा घर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में, ठीक है, साउथ ईस्ट में हमारा घर सिचुएटेड है। विद्यालय के सापेक्ष हमें बताना है तो ऑप्शन 2 हमारी करेक्ट हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, इनको आप सिर्फ डायरेक्शन से सोल्व कीजिएगा। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये आप अपना मार्क बना लीजिएगा और जैसे जैसे उसने बताया है एक एक स्टेप करके आप खुद को उस पॉइंट पर रखकर चलते जाइएगा, आप सही डायरेक्शन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल आपको बतानी है क्या थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स औसत चाल आप लोगों को यहाँ पर बतानी है और इसका फॉर्मूला होता है, औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है, कुल दूरी, जो हमारी टोटल दूरी होती है कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। इसके हम डिवाइड में टोटल जो टाइम होता है उसको रख लेते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने आपको पहले वाली वीडियो में कराया हुआ है, आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ वहां से कर लीजिएगा। ऑप्शन 4 हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, 53 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये मैंने आपको सोल्व करके दिया हुआ है, आपकी प्रीवियस ईवीएस की जो वीडियोज हैं उनमें आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अब टाइम की शॉर्टेज की वजह से फ्रेंड्स इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको फॉर्मूला मैंने दे दिया है। औसत निकालने के लिए आप कुल दूरी ले लीजिएगा ऊपर और नीचे आपको टोटल टाइम रख लेना है, उसके हिसाब से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता, प्रीवियस वीडियो में आपने इसको नहीं समझा है तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको आपको सोल्व करके दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों नहीं रखा गया वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ए है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। हमें क्या बताना है, क्यों नहीं रखा गया है, ठीक है। और ऑप्शन 2 है यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन आपकी। ऑप्शन 3 है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, ये भी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। ऑप्शन 4 है हमारी इस आयु वर्ग के बच्चे अपने प्रीवियस को समग्र रूप में देखते हैं, ये ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स और क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को, ठीक है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों नहीं रखा गया उसका रीजन हमें बताना था। तो फ्रेंड्स इसका रीजन यही है कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने प्रीवियस को समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन 4 हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले भी कहा जाता है, पाए जाते हैं। उस शहर का नाम हमें बताना है, कौन सा शहर है वो, ठीक है। इन शहरों में से किसी एक शहर के बारे में बताना है जहाँ की रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 हमारी करेक्ट हो जाएगी, आबू धाबी में ही रेत के पहाड़ होते हैं और इन्हीं को रेत के टीले कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं।
निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण आपको सिलेक्ट करके बताने क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कुओं के सूखने के संभावित कारण बताने हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ए है हमारी जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां पर वे नहीं है, ये ऑप्शन हमारी सही है। ऑप्शन बी है फ्रेंड्स, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक गई है, ये भी हमारी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टूटियां लगी हुई हैं। फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि हर घर में टूटी का यूज नहीं है, हर घर में टूटियां नहीं लगी हुई है, इसलिए टूटी लगने से कुओं का उपयोग बंद नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए अब क्योंकि विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। तो फ्रेंड्स हमारे ये तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगी, ए, बी और डी। और सी ऑप्शन ये है हमारी गलत, ठीक है, ये हमारी कट जाएगी, रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि घर में लगी हुई टूटियों की वजह से कुओं का यूज बंद नहीं हुआ है। तो हमें कुओं के सूखने के संभावित कारण बताए थे, संभावित कारणों में से यही है, एक तो भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं, दूसरा पेड़ों और कुओं के जो आसपास के क्षेत्र की जमीन है वहां पर कोलतार और सीमेंट से ढक दी गई है, और फिर जो झीलें और तालाब थी जिनमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वे अब वहां पर नहीं है। ये तीनों ऑप्शन हमारी सही है। सेकंड ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी, ए, बी और डी। सी ऑप्शन हमारी कट जाएगी क्योंकि यहाँ पर देखिए सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, ये तीनों ऑप्शन हमारी कट जाएंगी। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। नहीं का आंसर हमें बताना है। फ्रेंड्स देखिए, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये होता है, भोजन होता है, आवास होता है, लेकिन काम और खेल ये ऑप्शन हमारी यहाँ पर गलत है क्योंकि हमें नहीं है बताना है, ठीक है, ये नहीं है तो ये ऑप्शन हमारी इन 6 मुख्य थीमों में से नहीं होती, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है, क्या सच है। ऑप्शन देखिए, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये आपकी रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन को समझने के लिए आसान नहीं है। तो फ्रेंड्स हम बच्चों को आसान करने के लिए तो चीजों को नए तरीके से समझाते हैं, सिखाते हैं। अगर हम ये कहेंगे आसान नहीं है सीखने के लिए तो हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन आपकी ये रिलेट नहीं कर रही है। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, तो अकेले भाषा के द्वारा इसका संपादन नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड भी हमारी यहाँ पर कट जाएगी। फोर्थ ऑप्शन आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों किया गया ये हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, एक है हमारी बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, ठीक है। ऑप्शन 2 है उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान होता है, तो फ्रेंड्स ये आपकी रॉन्ग ऑप्शन है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, ये भी आपकी रिलेट नहीं करती। बच्चों के परिवेश या बोध में वृद्धि करने के लिए, ये भी आपकी रिलेटेड ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन 1 हमारी करेक्ट हो जाएगी। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। ये रीजन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जुलाई 2019 के 30 क्वेश्चंस 61 to 90। आज के इस सेशन में हमने कवर किए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि आपके सीटेट और किसी भी अदर स्टेट टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आइए फ्रेंड्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN ये क्या है, ये आपको बताना है। आंसर हमारा हो जाएगा वायु प्रदूषक को ही कहते हैं पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर
पर स्थित है? आंसर हमारा हो जाएगा नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन प्रदेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इस गैस को वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं वो आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में अच्छे से थ्योरी में पढ़ा भी होगा। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किससे बनाते हैं? जो हमारी वायुमंडल में होती है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसको ले लेते हैं और इसके बदले में हम जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, तो पौधों की जो भोजन की प्रोसेस होती है, उनकी जो खाद्य निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वो वायुमंडल से ले लेते हैं, इनटेक करते हैं और बदले में एक्सहेल करते हैं, छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन को, जिससे कि हम सांस लेते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारे वातावरण में शुद्धता रहे, पोल्यूशन फ्री हम इंडिया में जी सके, क्योंकि जितने ज्यादा हम पौधे लगाएंगे उतनी ही ज्यादा हम लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? वो कौन सी किरणें हैं जिनके द्वारा वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है? तो ये पैराबैंगनी किरणें, पैराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्शन देती है हमें ओजोन परत, इसलिए इसे धरती का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? हमारा आंसर हो जाएगा KM मुंशी। KM मुंशी के द्वारा वन महोत्सव को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? कहाँ सिचुएटेड है ये आपको बताना है। स्विट्जरलैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्ल्ड का वन्य जीव संरक्षण है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, ये हमारा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस, जो सफेदा होता है उसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर पूछा जाता है। ये मोस्टली आपके हर टीचिंग एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वो वापस नहीं जा पाती हैं। तो ये हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है और इसे ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना कंपलसरी है, अनिवार्य है? तो ये हमारा 33% अनिवार्यता बताई गई है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कि 33% जो भूभाग है भारत में उस पर वन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन पीस क्या है? ये आपको बताना है कि ये क्या है। ये एक पर्यावरण की योजना है। हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीन पीस पर्यावरण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? ये आपको बताना है कि ये बढ़ जाता है तापमान या फिर घट जाता है। तो ग्रीन हाउस का क्या प्रभाव रहेगा? ऊपर हमने क्वेश्चन में बताया था फ्रेंड्स आपको कि वहां पर ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाती है, मतलब तापमान बढ़ने लग जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बढ़ने लग जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो हमारी पृथ्वी होती है इसका तापमान इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगता है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो CO2 है इसकी मात्रा हमें लेस करनी है, कम कर देनी चाहिए। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी धरती पर बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर बताना आपको फ्रेंड्स। इसका आंसर हमारा हो जाएगा नैरोबी, जो कि केन्या में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो फ्रेंड्स, इन गैसों के द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि CO2 होती है, इसके द्वारा, और सल्फर डाइऑक्साइड
और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों ही वायु प्रदूषण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? आंसर हमारा हो जाएगा जल प्रदूषण को नापने के लिए से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? जो विश्व वन्य जीव कोष है, इसने अपना एक सिंबल बनाया है और इस सिंबल में इन्होंने एक एनिमल को दिखाया है। तो ये कौन सा एनिमल है वो हमें बताना है। आंसर हमारा हो जाएगा पांडा। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा पांडा को प्रतीक के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसे हम टाइगर राज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपका कई बार पूछा जाता है ये और अक्सर रिपीट रहता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा परकीर्णन। ठीक है, परकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? जो सबसे हमारा ओल्डेस्ट है, सबसे पुराने टाइम का फल का वृक्ष हमें बताना है जो कि सबसे पहले उगाया जाता था। आंसर हमारा हो जाएगा खजूर। जो खजूर का वृक्ष है वो सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल का वृक्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफोकेशन क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी का महसूस होना, मतलब ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर जो प्रभाव होने लगता है तो उसे हम सफोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो हमें यहाँ पर देखिए, वातावरण हमारा जब चेंज होने लग जाता है, हमारी जलवायु जब परिवर्तित होती है तो यहाँ पर कौन सी गैसें मेन रोल प्ले करती है वो हमें बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका अदा करती हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसें जो कि धरती के तापमान को बढ़ाने लगती हैं, ग्लोबल वार्मिंग का रीजन होती है और इन्हीं की वजह से हमारा जो जलवायु परिवर्तन है वो होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? जो हमारी ओजोन को सबसे ज्यादा खतरा पहुंचाती है वो गैस हमें बतानी है कौन सी है। ऐसी कौन सी गैस है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी हमारी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सर्वाधिक क्षयकारी गैस है ओजोन परत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? इसमें कौन कौन सी और गैसें सम्मिलित है वो हमें बताना है। आंसर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन एवं कार्बन। ठीक है, CFC इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसमें क्लोरीन एवं कार्बन ये दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन गैसों का संयुक्त रूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ पर होता है? आंसर हमारा हो जाएगा स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों जो हमारी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स होती हैं, इन सब में CFC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? हमें इसका जो साक्षात रिजल्ट मिलने वाला है वो पूछा गया है यहाँ पर, क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगी और उसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लग जाएंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का जो हमारा डायरेक्ट हमें रिजल्ट दिखाई देगा वो हमारे ग्लेशियर्स को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लग जाएगी, धरती का तापमान बढ़ने लग जाएगा और धरती का जो पर्यावरण है वो असंतुलित होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? आंसर हमारा हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? आंसर हमारा हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात में ये सिचुएटेड है। भारत का जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व वानिकी
दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 21 मार्च को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का रक्षा कवच किसको कहा जाता है? ओजोन परत जो होती है वो हमारे पर्यावरण का सुरक्षा कवच है, इसे प्रोटेक्शन की लेयर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो जीव हमारे विलुप्त होने वाले होते हैं उनके संकट से ग्रस्त जीव। ठीक है। मतलब जिन जीवों की प्रजातियां खत्म होने के बॉर्डर पर हैं, खत्म होने की कगार पर हैं, उनका संबंध होता है रेड डाटा बुक से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा विस्कॉन्सिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। जो भी फ्रेंड्स आपकी गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें और आपकी ये पेट्रोलियम वाली एलपीजी, सीएनजी, ये जो गैसेस होती हैं इनकी फुल फॉर्म आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन में अक्सर पूछ ली जाती है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? आंसर हो जाएगा 65 डेसिबल। ठीक है। 65 डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? फ्रेंड्स ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि ताजमहल जो अपनी सफेदी खोता जा रहा है, व्हाइटनेस उसकी कम हो रही है, वो किस कारण से हो रही है, उसके पीले पड़ने का रीजन क्या है? ये आपका घुमा फिरा के कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसका रीजन है अम्लीय वर्षा। जो एसिड रेन होती है उसकी वजह से हमारा जो ताजमहल है वो पीला पड़ने लग जाता है, उसका क्षय होने लग रहा है। ठीक है। एसिड रेन की वजह से। और एसिड रेन क्यों होती है? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके इफेक्ट के कारण। ठीक है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनके प्रभाव की वजह से एसिड रेन होती है और उस एसिड रेन की वजह से ताजमहल सफेद की जगह पीला होने लग गया है। तो ये अम्लीय वर्षा उसके क्षरण होने का कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव के द्वारा निर्मित उपग्रह कहां पर स्थापित होते हैं? आंसर हो जाएगा बाह्य वायुमंडल में। इंसान जो सैटेलाइट बनाता है वो उपग्रह का निर्माण करता है, इनकी स्थापना बाह्य वायुमंडल में करता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? वो जगह आपको बतानी है। आंसर हो जाएगा बंगलोर। ठीक है। कर्नाटक में ये स्थित है। हमारे जो देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है वह बंगलोर में स्थापित है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईवीएस के, और ये आपके बार बार पूछ लिए जाते हैं। मोस्टली आपके हर टेट एग्जाम में जरूर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और टीचिंग पोस्ट होती है आपकी जो पीआरटी, टीजीटी, इनमें भी अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स इवन आपको टीचिंग एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फ्रेंड्स अब आपका सीटेट का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो आप सिलेक्टेड चीजों को ही कीजिएगा। ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में आप अपनी रिवीजन को मत छोड़िएगा। जो अब तक आप लोगों ने अच्छे से रीड किया है, जो आपने थ्योरी की है या प्रैक्टिस की है, उसकी ही अब आप रिवीजन कीजिएगा। और जो आपके सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहां से भी आपको करने को मिले उनको जरूर करते रहिएगा। इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और आप लोगों का सेल्फ इवेल्युएशन हो जाएगा। आप खुद को जांच पाएंगे कि कितने पानी में है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।